हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के हिस्ट्री के बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 5 है, क्लास 10th के पार्ट क्या है 5 है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे नई आर्थिक नीति क्या है, एनईपी क्या है, इसके पहले तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे नई आर्थिक नीति एनईपी क्या है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप नए हैं तो इसके पहले आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देखना पड़ेगा, जिससे कि इसमें समझने में ना तो कोई समस्या, परेशानी, तकलीफ, ना ही कोई दिक्कत हो। तो इसके पहले जाकर आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को डायरेक्ट कंटिन्यू देखिए और नीचे कमेंट में लिखना ना भूलिए कि किस तरीक़ा से हम आपको पढ़ाएँ और किस तरीक़ा से आपको अच्छा लगता है। करा नई आर्थिक नीति क्या है। लेनिन एक स्वप्नदर्शी विचारक नहीं बल्कि वह एक कुशल सामाजिक चिंतक था। लेनिन क्या चाहता था? लेनिन एक स्वप्नदर्शी नहीं है वह बल्कि एक कुशल समाज के एक कुशल यानी कि योग्य पुरुष थे, जो चिंता करते थे, समाज के बारे में चिंता करते थे। व्यवहारिक राजनीतिज्ञ थे। ये क्या थे? एक व्यवहारिक राजनीतिज्ञ के बारे में बहुत ही ज़्यादा जानकारी इनके पास था। उसने यह स्पष्ट देखा कि तत्काल पूरी तरह समाजीवाद व्यवस्था लागू करना या एक साथ सारी पूंजीवादी दुनिया से टकराना संभव नहीं है। उन्होंने देखा कि तुरंत पूंजीवादी लागू करना और पूरी दुनिया से टकराना ये संभव, क्योंकि उस समय में पूरी दुनिया में पूंजीवादी का ही शासन चल रहा था। उन्होंने सोचा कि एक ही साथ ये दोनों करना संभव नहीं है, जैसे कि टॉस्टिक चाहता था। और टॉस्टिक चाहता था कि एक ही साथ क्या करें, पूंजीवादी के पूरे दुनिया में पूंजीवादी से क्या कर लें, लड़ लें। ये सोचे कि ऐसा होना नहीं, इसलिए 1921 ईस्वी में उसने एक नई नीति की घोषणा की। एक नई नीति की क्या की घोषणा? घोषणा की, जिसमें मार्क्सवाद मूल्यों से कुछ हद तक समझौता करना पड़ा। और यही कारण हुआ कि कोई मार्क्सवाद के मूल्यों तक बहुत सारा यानी कि जो रूल था, नियम था, उस नियम को, रूल को फॉलो ना करते हुए, इससे समझौता करते हुए आगे बढ़ते चले गए, आगे बढ़ते चले गए। जैसा कि टॉस्टिक चाहता था, इसलिए 1921 ईस्वी में उसने एक नई नीति की घोषणा की। कौन सी की घोषणा की? एक नई नीति की घोषणा की, जिसमें मार्क्सवादी मूल्यों से कुछ हद तक समझौता करना पड़ा। और यही कारण है कि कुछ हद तक क्या किए, समझौता करना पड़ा। लेकिन वास्तव में पिछले अनुभव से सीखकर व्यवहारिक कदम उठाना इस नीति का लक्ष्य था। और यही कारण था कि पिछले बाकी सब चीज़ को देखकर क्या करना, बाकी पिछले व्यवहारिक को उठाकर क्या करना, इसके व्यवहारिक कदमों को उठाकर नीति का लक्ष्य था। नई आर्थिक नीति में निम्नलिखित प्रमुख बातें थे। जो नई नीति आया था, आर्थिक नीति, उसमें कुछ बहुत प्रमुख बातें थे वहाँ पर, जो कि नीचे में आपको दिया गया। कौन कौन प्रमुख बातें थे? ये 8 प्रमुख बातें को हम लोग आपको के सामने में समर्थ रखते हैं। पहला था, किसानों से अनाज ले लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाया गया। बचा हुआ अनाज किसान का था और इसके मनचाहे इस्तेमाल कर सकते थे। इसने पहला आर्थिक लिया कि देखिए, जो आप अनाज उठाए हैं उसमें एक निश्चित, पूरा नहीं करें, यानी मान लीजिए कि 100 किलो उपजाए, उसमें 5 किलो हमको दे दीजिए और बाकी 95 किलो आप रखिए। और 95 किलो के जो चीज़ आप यूज करना चाहते हैं, जिस प्रकार से यूज कीजिए, घर में रखिए, स्टोर कीजिए या उसको बेच दीजिए किसी को, जो जिस तरीका से आप चाहते हैं उस तरीका से कर सकते हैं। जो बोला ये किसना था? आर्थिक लेनिन का यह था। कराई यद्यपि यह सिद्धांत कायम रखा गया कि जमीन राज की है, फिर भी व्यवहार में जमीन किसान की होगी। ये भी नई आर्थिक नीति में आया। दूसरा में आया कि जो जमीन है, जो क्या राज का रहेगा, सरकार का रहेगा, लेकिन जो व्यवहारिक रूप से जो काम करना है, खेती करना है, वो क्या कर सकता है? किसान लोग करेगा, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। यानी कहने का मतलब किलवा तो वही गड़ेंगे, बतिया तो आपको मानवे करेंगे, लेकिन किलबा वहीं गड़ेंगे। यानी कि इससे क्या हो गया, लोग पूंजीवादी कहते थे कि जितना भी जमीन किसका होना चाहिए, सरकार का होना, ना कि किसानों का होना चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या करवा दिया, इन्होंने करवा दिया कि ऐसा नहीं है। बोला ऐसा नहीं है तो क्या है, तो ऐसा नहीं है तो वैसा है, बल्कि ऐसा है। फिर 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योगों को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया। 20 यानी कि ऐसा फैक्ट्री चला सकता है जिसमें 20 कर्मचारी से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। उससे ज़्यादा आप चला नहीं सकते। कम से कम उसमें क्या कर्मचारी होना चाहिए? 20 कर्मचारी होना चाहिए, तभी आप उस पर चला सकते थे उस उद्योग को, अन्यथा नहीं चला सकते हैं।
चौथा नीति में था, उद्योगों को विकेंद्रीकृत कर दिया गया। निर्णय और क्रियान्वयन के बारे में विभिन्न इकाइयों को काफ़ी छूट दी गई। इसके सारे रूल नियमों को क्या कर दिया गया, बहुत सारे नियमों को कि जो व्यापार करने का उस नियमों में छूट दिया गया, जो कि पहले जार निकोलस के समय में ऐसा छूट नहीं था। विदेशी पूंजी की सीमित तौर पर आमंत्रित किया गया। अब विदेशी पूंजी को यानी कि विदेशी लोग यहाँ पर आकर फैक्ट्री खोल सकते हैं, कारखाना खोल सकते हैं, जो भी उद्योग करना चाहते हैं उद्योग आकर कर सकते हो, आमंत्रित किया गया, यानी कि कहने का मतलब न्योता दिया गया एक तरह से कह सकते हैं हम लोग। छठा रूल था, नई आर्थिक नीति का छठा नियम था, व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन की बीमा भी राजकीय एजेंसी द्वारा ही किया जाएगा। जो व्यक्तिगत संपत्ति है, जो आपके पास जो संपत्ति है वो भी क्या राज ही तय करेगा कि कितना संपत्ति के बाद टैक्स आपको लगेगा, और आपको जीवन बीमा कराएगा तो कितना पैसा दिया जाएगा, उस सब तय करेगा कौन, सरकार तय करेगा। सतवां में था, विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले जाएंगे। कि विभिन्न अरे अलग अलग प्रकार के स्तरों पर क्या खोले जाएंगे, बैंक खोले जाएंगे, इनके प्रकार था। आठवां में था, ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता समाप्त कर दी गई। और ट्रेड यूनियन जो थी उसकी सदस्यता क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, जो कि उस पहले सदस्य के रूप में बने थे, भरे पड़े थे। फिर कह रहा है कि नई ये कितना थे, 8 के 8 नई आर्थिक नीतियां हैं। कह रहा है इस नई आर्थिक नीति के द्वारा लेनिन ने उत्पादन की कमी को नियंत्रण किया। यही आर्थिक नीति के द्वारा जो उत्पादन में कमी हो रहा था ना, उस पर क्या लाया, नियंत्रण ला के उत्पादन को बराबर किया। इसके परिणाम स्वरूप कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन में असातित वृद्धि हुई। यही कारण था कि इसके औद्योगिक उत्पादन में क्या हुआ, असातित वृद्धि हुई। हालांकि लेनिन की इस नीति की आलोचना की जाती है, और लेनिन की इस नीति का क्या किया जाता, आलोचना किया जाता, फिर भी उसने क्या क्या किया। लेकिन लेनिन ने इसका जवाब देते हुए कहा कि 3 कदम आगे बढ़कर 1 कदम पीछे हटना भी 2 कदम आगे रहने के समान है। उन्होंने क्या कहा कि 3 कदम अगर यदि हम आगे बढ़े हैं, फिर 1 कदम पीछे बढ़ गए, फिर भी हम क्या 2 कदम आगे ही बढ़े हैं, कदम आगे ही रहना क्या है, उसके डायरेक्ट 2 कदम बढ़ना हो, ज़्यादा समस्याओं परेशानी तकलीफ से सामना करना है, आंदोलनों से सामना करना से अच्छा क्या है कि 3 कदम आगे बढ़े, 1 कदम क्या हो जाए, पीछे हट जाए, तभी तो 2 कदम आगे रहेंगे। ये क्या था, लेनिन का कहना। क्वेश्चन पूछेगा कि किसने कहा था कि 3 कदम आगे बढ़ने पर 1 कदम पीछे हट जाना, फिर भी ये 2 कदम आगे ही रहेंगे, किसके द्वारा कहा गया था, लेनिन के द्वारा कहा गया था। 1924 ईस्वी में जब लेनिन की मृत्यु हुई, 1924 ईस्वी में किसकी मृत्यु हुई, लेनिन की मृत्यु हुई, तो उत्तराधिकारी की समस्या आ खड़ी हुई। तो जैसे ही इसकी मृत्यु हुई 1924 में, तब उत्तराधिकारी यानी कि जो वहाँ पर जो उत्तराधिकारी का मतलब वहाँ का जो नेता कौन बनेगा, जो हेड कौन बनेगा, कैसे किसके द्वारा चलाया जाएगा, उत्तराधिकारी की समस्या आ खड़ी हुई। विभिन्न समूहों और अलग अलग नेताओं के बीच सत्ता के लिए गंभीर संघर्ष चल रहे थे। और जैसे ही लेनिन का मृत्यु हुआ उसके बाद बहुत सारे लोगों ने वो चाहता कि मेरा सत्ता हो, वो चाह रहा था कि मेरा सत्ता बना, यानी कि बहुत सारे सत्ताओं के लिए, बहुत सारे नेताओं के लिए बीच में समस्या बन चुका था। इस संघर्ष में स्टालिन की विजय हुई। इसमें कौन जीता, स्टालिन। स्टालिन लगा, लेनिन से बाद स्टालिन, लेनिन के बाद स्टालिन बना। 1929 ईस्वी में स्टालिन को निर्वासित कर दिया गया। क्या कर दिया, निर्वासित कर दिया गया। कब, 1929 ईस्वी में कर दिया गया। 1930 को दशक में लगभग वे सभी नेता खत्म कर दिए गए जिन्होंने क्रांति में और उसके बाद के वर्षों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1930 के बाद लेनिन जैसे ही आया सत्ता पर बैठा ने, तो 1 साल के अंदर जितना भी नेता था जो बनाया था लेनिन के द्वारा सरकार बनाया था, सबको मरवा दिया गया, खत्म करवा दिया गया। राजनीतिक लोकतंत्र तथा भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता नष्ट हो गई, और यही कारण हुआ कि राजनीतिक और भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। पार्टी के अंदर भी मतभेद को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। पार्टी के अंदर भी बहुत सारे मतभेद हुआ, वो मतभेद को भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। स्टालिन कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव था। क्या था, स्टालिन जो तो कम्युनिस्ट पार्टी का था महासचिव यानी कि हेड था, और 1953 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक तानाशाही व्यवहार करता रहा। 1953 ईस्वी तक क्या करते रहा, तानाशाही व्यवहार, यानी तानाशाही मतलब अपना मन का ही चलाएगा, किसी दूसरे को मानने वाला नहीं है, व्यवहार चलाता है। इस घटना को सोवियत संघ में समाजवाद के निर्माण पर
प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। यही कारण हुआ कि सोवियत संघ यूएसएसआर जो है, इसको पूरा क्या नाम है जो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताइएगा। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जो भी वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो को एक व्यक्ति, एक स्टूडेंट अगर होगा ना जो अपने एक दोस्त को ये शेयर करवा देगा तो वो भी मेरे लिए क्या होगा, काफ़ी होगा। और इतने ऐसी विशेषताएं उभरी जो मार्क्सवाद और क्रांति के मानवतावादी आदर्श के विपरीत था। ऐसा बढ़िया फैला जो मानवाधिकार के क्या था, विपरीत था। स्वतंत्रता के सीमित हो जाने के कारण कला और साहित्य के विकास पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा। इसके कला और साहित्य पर, जब इस निरंकुश शासन चला रहा था तो इसके पर कला का और साहित्य का भी एकदम विकास विपरीत प्रभाव पड़ा। यानी कि कला, उस समय कला भी आगे ना बढ़ पाया और न ही साहित्यकार के लिए कुछ बन पाया या कर पाया। परंतु दूसरी ओर स्टालिन के अथक प्रयास से रूस विश्व में मानचित्र पर एक शक्तिशाली देश के रूप में सामने आया था। एक चीज़ हुआ स्टालिन के रूप में कि जब स्टालिन था तो एक शक्तिशाली देश के रूप में सामने बनकर आया। स्टालिन का ही क्या मानचित्र पर, एक तो कहने का मतलब नहीं, पूरे विश्व में रूस जो था स्टालिन के ही समय में क्या है, पूरे शक्तिशाली देश बनकर सामने आया था। जब लेनिन था तब ऐसा नहीं हुआ था। 3 पंचवर्षीय योजनाओं के फलस्वरूप रूस में औद्योगिक उन्नति शिखर पर पहुंच गई। 3 पंचवर्षीय योजना, आप कहेगा सर पंचवर्षीय योजना क्या, यानी ऐसा योजना, ऐसा काम करने के लिए मान लीजिए कि बिल्डिंग बनाना है, क्या बनाना है, बिल्डिंग, इस तरीके से हमको बिल्डिंग बनाना है। बिल्डिंग बनाने में हमको दिए कि कैसा लगना चाहिए, 5 वर्ष में बिल्डिंग बन जाना चाहिए। तो क्या कैसा योजना हम बना दिए, पंचवर्षीय योजना, क्योंकि हर हाल में 5 वर्ष में बिल्डिंग क्या हो जाना चाहिए, तैयार हो जाना चाहिए। इसी को कहते हैं, कौन योजना कहते हैं, पंचवर्षीय योजना कहते हैं। पंचवर्षीय योजना के फलस्वरूप रूसी के औद्योगिक उन्नति शिखर पर पहुंच गई थी। कृषि का आधुनिकीकरण हुआ तथा विज्ञान की उन्नति हुई। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने से पहले ही रूस को एक महान शक्ति माना जाने लगा था। और जैसा ही क्या हुआ, औद्योगिकीकरण हुआ, शिखर पर पहुंच गया था। इसके फलस्वरूप यही हुआ, पंचवर्षीय योजना के फलस्वरूप यह बहुत ऊंचे शिखर पर पहुंच गया और रूस को बहुत एक शक्तिशाली महान देश के रूप में माना जाने लगा था। युद्धकाल के सम्मेलनों में रूजावेल्ट और चर्चिल के साथ स्टालिन भी भाग लेता था। और जो युद्ध जब हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, उसमें समेत रूजावेल्ट और चर्चिल भी क्या कर लेता था, यहाँ भाग लेता था। इस प्रकार 3 दशकों में ही तिरस्कृत, आक्रांत और कमजोर रूस विश्व की महान शक्ति बन गया। यही कारण हुआ कि मात्र 3 वर्षीय योजना में, 3 को पंचवर्षीय योजना में जो क्या था, रूस तो था कमजोर से लेकर कुछ महान शक्ति बनकर पूरे विश्व के सामने आ गया। और वहाँ की मेहनतकशा जनता में क्रांति ने अस्थायी रूप से अपनी जड़ें जमा ली। यही कारण हुआ कि वहाँ के लोगों ने अस्थायी रूप में अपना क्या जमा लिया, जड़ें जमा लिया। रूसी क्रांति का प्रभाव, अब क्रांति हुआ, सब चीज़ बारे में हम लोग क्रांति के बारे में पढ़े तो उसका कुछ तो प्रभाव होगा, या तो निगेटिव प्रभाव होगा या तो पॉजिटिव प्रभाव होगा। तो निगेटिव प्रभाव देखते हैं क्या हुआ, पॉजिटिव प्रभाव देखते हैं क्या हुआ। तो पहला क्या रहा, रूसी क्रांति का प्रभाव। किसका प्रभाव, रूसी क्रांति का प्रभाव। कौन वाली डिबिया, पीली वाली डिबिया। मिखाइल गोर्बाचोव 1985 ईस्वी में राष्ट्रपति बने। मिखाइल गोर्बाचोव 1985 ईस्वी में कुछ बने, राष्ट्रपति बने। इन्होंने पेरेस्ट्रोइका यानी पूर्ण गठन तथा गलास्नोस्त यानी कि खुलापन की अवधारणा पेश किया। यानी खुलापन, पूर्ण गठन और खुलापन का अवधारणा किसने किया, तो मिखाइल गोर्बाचोव ने। ये कब किए थे, 1985 में। क्वेश्चन पूछेगा 1985 में राष्ट्रपति कौन थे, तो मिखाइल गोर्बाचोव। ध्यान देने एक बात है, स्टार वाला पॉइंट है, इसको लिखेगा, छपेगा, उतरेगा क्वेश्चन में, इसलिए आपको ध्यान से देखना है पीली वाली डिबिया को। कला पहला प्रभाव क्या हुआ, इस क्रांति के पश्चात श्रमिक अथवा सर्वहारा वर्ग की सत्ता रूस में स्थापित हो गई अतः इसके अन्य क्षेत्रों में भी आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। जब ये रूसी क्रांति हुआ तो सर्वहारा वर्ग के लोग थे, वो क्या हुए, पहले राजनीतिक में शामिल हुए, इसके पहले आए थे नहीं। यह आंदोलन सिर्फ रूस को ही नहीं, अगल बगल वाले सारे पूरे विश्व के देशों को क्रांति के रूप में सामने लाया। आप नीचे अगर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि सर्वहारा वर्ग लोग किसे कहते हैं। हम आप पिछले क्लास में क्या किए हैं, पढ़ाए हैं, इसलिए इसके हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जल्दी बताइए।
कह रहा दूसरा प्रभाव क्या हुआ, कौन प्रभाव, दूसरा प्रभाव क्या हुआ। कह रहा रूसी क्रांति के बाद विश्व विचारधारा के स्तर पर दो खेमों में विभाजित हो गया था। रूसी विचारधारा के आधार पर 20 कई खेमों में बट गया था, 2 खेमों में बट गया था। कौन कौन, समाजवादी विश्व एवं पूंजीवादी विश्व। यानी कि ऐसा समाज जिस उस समाज को लेकर चलता है, एक ऐसा देश जो सिर्फ पूंजीवादी यानी कि रईसियों को ही मानता है, उस पूंजीवादी कहलाता है। इसके पश्चात यूरोप में भी 2 भागों में विभाजित हो गया था। खाली रूस में नहीं, यूरोप में भी ऐसा ही हुआ था। हम लोग कौन महाद्वीप में रहते हैं, एशिया महाद्वीप में रहते हैं, ऐसा हुआ था, यूरोप में हुआ था। पूर्वी यूरोप तथा पश्चिमी यूरोप कई भागों में बट गया, पूर्वी यूरोप अलग और पश्चिमी यूरोप अलग। धर्म सुधार आंदोलन के पश्चात और समाजवादी क्रांति से पहले यूरोप में वैचारिक आधार पर इस तरह का विभाजन नहीं देखा गया था। इस तरीका से विभाजन इसके पहले ऐसा नहीं देखा गया था। चलो हम लोग चल लेते, कौन वाली डिबिया, पीली वाली डिबिया। सोवियत संघ का विघटन दिसंबर 1991 ईस्वी में हुआ। सोवियत संघ का विघटन क्या हुआ, विखंडन 1991 ईस्वी में हुआ है। आगे कह रहा है, तीसरा में कह रहा द्वितीय विश्व युद्ध। क्वेश्चन पूछेगा सोवियत संघ का विखंडन कब हुआ, सोवियत संघ जब कब टूटा, यूएसएसआर कब टूटा। यूएसएसआर पूरे यूरोप में क्या थे, फैले हुए थे। 1991 में क्या हुआ, टूटा था, यानी कि विखंडित होकर अलग अलग देशों में बट गया, बहुत सारे 30 देशों में बट गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवादी विश्व तथा सोवियत रूस के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हुई और आगामी 4 दशकों तक दोनों खेमों के बीच शस्त्र की होड़ चलती रही। क्या हुआ ना, शीत युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में रूस और अमेरिका के बीच शीत युद्ध चला। सब कहेगा सर शीत युद्ध कहते हैं किसको, जो बताइए हम कि शीत युद्ध उसे कहते हैं ना, अपने खुद लड़ने नहीं जाना। मान लो कि अमेरिका ये क्या है जी, रूस है, ये रूस है। अब मान लो कि कह रहा रूस कह रहा, अमेरिका कहा कोई देश को, मानो ये कोई देश है, कहा एक मैंने मान लो कि इंग्लैंड को कहा, रूस का इंग्लैंड को क्या कहा, रूस कहा कि मेरे साथ मिल जाओ, ये इसका समर्थन देने लगा। तभी रूस पर नहीं गोली चला जाके किसको, इंग्लैंड को ही क्या करेगा, नस्ते नाबूद कर देगा, यानी इंग्लैंड से लड़ाई करके इसको मार देगा। अब मान लो कि तब ये क्या किया, अमेरिका क्या किया, किसी को सूडान को मान लो मिला लिया, सूडान देश को अपने आप में मिलाने के लिए कहा, मिलने के लिए कहा, तो क्या कर दिया रूस, अभी अमेरिका को कुछ नहीं पहुंचाएगा, किसको मरवा दिया, सूडान को मैं क्या कर दिया, मरवा दिया, सूडान पर जाके हमला करवा दिया। इसी को कौन युद्ध कहते थे, शीत युद्ध। यानी कि एक देश दूसरे देश को जब मदद करने के लिए जाता था या उसमें मिलने जाता था, तो उसको किसी तीसरे देश के द्वारा उसको क्या किया जाता था, मरवा के पिटवा के, अंदरूनी डायरेक्ट नहीं, सूडान में कोई आतंकवादी को फैलवा दिया, इसको क्या कर दिया, मरवा दिया। इसी को कहते हैं शीत युद्ध कहते हैं। कौन युद्ध, शीत युद्ध। अजी कौन युद्ध, शीत युद्ध। कह रहा है कि बुली वाली डिबिया में देख लेते हैं। शीत युद्ध क्या, यह एक वैचारिक युद्ध था जिसमें पूंजीवादी गुट का नेता संयुक्त राज्य अमेरिका तथा समाजवादी गुट का नेता सोवियत रूस था, दोनों में लड़ता था। इसी दोनों के युद्ध चलता था, इसी को क्या कहते थे, शीत युद्ध कहा जाता था। हम चौथा प्रभाव देखते हैं, क्या प्रभाव पड़ा चौथा। रूसी क्रांति के पश्चात आर्थिक आयोजन के रूप में, कौन आयोजन, आर्थिक आयोजन के रूप में एक नवीन आर्थिक मॉडल आया। कौन मॉडल, नवीन नया आर्थिक मॉडल आया। आगे पूंजीवादी देशों में भी परिवर्तन रूप में इस मॉडल को अपना लिया। इस प्रकार स्वयं पूंजीवादी के चरित्र में भी परिवर्तन आ गया। यही कारण हुआ कि धीरे धीरे पूंजीवादी के चरित्र में भी धीरे धीरे परिवर्तन आता गया। 5 में हम लोग देते हैं। रूस क्रांति की सफल ने एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशक मुक्त को भी प्रोत्साहन किया। जैसे ही रूसी क्रांति हुआ तो इसका प्रभाव यह भी रहा कि एशिया और अफ्रीका में जो उपनिवेशक थे उसको भी क्या किया, प्रभावित किया, क्योंकि सोवियत रूस की समाजवादी सरकार ने एशिया और अफ्रीका के देशों में होने वाली राष्ट्रीय आंदोलन को वैचारिक समर्थन देता था। ये रूस क्या करता था, एशिया में जो भी होता था, उस समय भारत भी आज़ाद नहीं था, भारत भी नहीं, भारत एशिया में पड़ता है, एशिया महाद्वीप में पड़ता है, यहाँ भी जो कोई भी युद्ध होता था इसका क्या करता था, समर्थन करता था। कोई भी किसी प्रकार का आंदोलन होता उसमें समर्थन करता था। अब ये हुआ क्या, द एंड, समाप्त, खत्म। तो ओम तरह क्या मैं सुगंधि पुष्टि बादरा मुरबा रुकनी बादनाथ मितो मचित मामले तत् बोलो चैप्टर 2 अध्याय 2 की स्वाहा। तो दोस्तों आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको अच्छा लगता तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ भी क्या करें, इसे शेयर करें। तो हम इसका फिर चैप्टर ख़त्म हो गया इसका।
तो आप नीचे हम दे देते हैं, इसको क्वेश्चन देते हैं, तो आप पढ़े होंगे तो इसको क्वेश्चन बना लीजिएगा। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, अगले वीडियो में संडे को क्या करेंगे, यानी अगले वीडियो में अगले दिन इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर को अपलोड हम कर देंगे बनाकर। देख लीजिए इस तरीक़ा से वीडियो पॉज कर या आप क्या कर देंगे, इसको स्टॉप करके नीचे कमेंट बॉक्स में भी हमें क्या कर सकते हैं, इसके आंसर को बता सकते हैं। तो नीचे लीजिए इस तरीक़े से ऑब्जेक्टिव, सारा प्रश्न ये ऑब्जेक्टिव हुआ। इधर चल रहे हैं हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, फिल इन द ब्लैंक तो बना हुआ है, हम बता देंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न भी आप बना सकते हैं इस तरीक़े से, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। इस तरीक़े से लघु उत्तरीय प्रश्न है। और इधर देखेंगे कौन जो है दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय प्रश्न है, लघु उत्तरीय ये 60 नंबर के, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 150 नंबर के। इसे भी नीचे आप कमेंट वीडियो पॉज करके लिख के हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सुमेलित करना भी क्या खा गई तो आसानी से बता सकते हैं, ये पर चाहिए हुआ। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके बाद हम अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 हिंदी चीनी में राष्ट्रीयवाद का आंदोलन क्या है, चैप्टर जो 3 में है। तो अगर आप इस वीडियो का अंत तक देख रहे हैं तो आपका धन्यवाद। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहें।